एक खबर बड़ी चर्चाओं में है कि एक चर्चित सीडी कांड हुआ छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे, इन दिनों पाटन के विधायक हैं, वो इस केस में अभियुक्त थे। और 12वें महीने में जब सीबीआई आ जाती है, उसको जब उनका बयान देते हैं कौन, प्रकाश बजाज जी, उसमें लिखते हैं कि मैंने जो वहाँ पे एफआईआर जो लिखित शिकायत की थी वो गलत है। जितने भी विटनेस आए हैं, ये किसी ने नहीं बोला कि भूपेश बघेल जी ने हमको सीडी दी। सीडी के अंदर क्या है, बिना देखे गिरफ्तार कर गया, तो सीडी हमारे पास भी है, हमको गिरफ्तार करो। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे सब ने सीडी अपने हाथ में रखे थे कि सीडी, सिर्फ सीडी होना अपराध नहीं है। एक बात बताइए मेरे को, जब भूपेश बघेल पे सिर्फ एक 67 IT एक्ट का मामला था, तो भला उनको जेल जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य, मैं फ्रेम में जिन सज्जन के साथ हूँ वो हैं फैज़ल। जो लोग जिनका इत्तेफाक पड़ जाता होगा कोर्ट कचहरी से क्रिमिनल केसेस में, वो फैज़ल को बहुत मुकम्मल जानते हैं। क्रिमिनल के माहिर वकील हैं, मतलब क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल के। मैं यहाँ इसलिए आ गया हूँ क्योंकि हालिया दिनों एक खबर बड़ी चर्चाओं में है कि एक चर्चित सीडी कांड हुआ छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे, इन दिनों पाटन के विधायक हैं, वो इस केस में अभियुक्त थे। और जब चार्ज की नौबत आई, यानी जब अभियोग तय होना था कि किस आरोपी के विरुद्ध कौन सा मामला, कौन सी धारा, कोर्ट ने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता और उनको छोड़ दिया। जो बाकी उस प्रकरण के अन्य आरोपी हैं, 4 तारीख को उनकी पेशी है। तो एक खबर कह रही है कि इन पे चार्ज लग चुका है, एक खबर कह रही है कि नहीं, अभी लगना बाकी है। तो भूपेश आखिरकार क्यों छूटे? हाँ, मेरा प्रश्न यही है, भूपेश आखिरकार क्यों छूटे? क्योंकि प्रचलन में प्रश्न यही है, अरे भूपेश कैसे छूटे? वही समझने आया हूँ, वही जानने आया हूँ, क्योंकि फैज़ल उस मामले में वकील थे उनके। सर, ये जो प्रचलित सवाल है उसी को कर देता हूँ, ये भूपेश क्यों छूटे? देखिए, ये जो केस जो उजागर हुआ था, 26/10 को एक एफआईआर होती है। वो एफआईआर प्रकाश बजाज पंडित थाने में जाके करते हैं कि मेरे घर में 4-5 दिनों से मेरे लैंडलाइन फ़ोन में फ़ोन आ रहे हैं और ये धमकी दी जा रही है और मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। और 26 तारीख को वो कहते हैं मुझे 1-2 बजे दोपहर में फ़ोन आया, उसमें ये कहा गया कि तुम्हारे आकाओं की सीडी यहाँ बन रही है सुपर टोन, एक वहाँ पे लाजपत राय मार्केट में। अगर तुम उनको बचाना चाहते हो तुम आ जाओ और पैसे दे दो, नहीं तो ये हम इसको वायरल कर देंगे। ये रिपोर्ट लिखी जाती है 3:45 बजे। प्रकाश बजाज का एफिलिएशन बीजेपी से था। हाँ, प्रकाश बजाज ने वो जो रिपोर्ट लिखी जाती है 3:45 बजे, और शाम को ही संजय सिंह जो आईओ हैं वो पहुंच जाते हैं दिल्ली, और 2 लोग और पहले से पहुंचे रहते हैं। और वो उसको ईशू नारंग जो सुपर टोन का मालिक है उसको अरेस्ट पकड़ के उसके यहाँ से फिर उसको रात को 3 बजे गाजियाबाद में इंद्रपुरम जगह है वहाँ पे विनोद वर्मा को रात को घर में अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये बोला जाता है कि उनके घर में 500 सीडी जब्त की है। दूसरे दिन उनको जब गाजियाबाद अदालत पहुँचाया जाता है तो ये वहाँ पे लोकल न्यूज़ में चलता है कि वहाँ पे सीडी लेके जब नहीं आई थी ट्रांजिट रिमांड लेने मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट ने इनकार कर दिया था ट्रांजिट रिमांड लेने में, पहले सीडी लाओ। तो आनंद फानन में आधा 1 घंटे बाद वो सीडी लाई जाती है वहाँ पे, उसके बाद उनको रिमांड मिल जाते हैं और ट्रांजिट रिमांड लेके उनको रायपुर आया जाता है। उसमें जो अपराध पंजीबद्ध होता है 384 एक्सटॉर्शन का और 506 धमकी का। एक्यूज्ड विनोद वर्मा, ठीक है। और दूसरे दिन जो है वो 27 तारीख को श्री मोड़त जी जो मंत्री थे, इनके राजेश मोड़त जी, उनकी से एक एफआईआर होती है दूसरे दिन। उसमें लिखा जाता है, एफआईआर में लिखा है उनकी लिखित शिकायत में कि ये जो एक प्रकरण बना है पंडरी में और ये जो सीडी चलाई जा रही है इसमें मेरी छवि धूल कर, ये मेरी झूठी है। और ये विनोद वर्मा इसमें अरेस्ट हो गए और ये भूपेश बघेल जी के सलाहकार हैं। मतलब सरल भाषा में ये कि ये एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के रचयिता भूपेश बघेल हैं क्या? ये आवेदन साउंड ये कर रहा है? ऐसा नहीं कर रहा था। अच्छा। कि
जो विनोद वर्मा के यहाँ जो सीडी जब्त हुई है वो भूपेश बघेल, विनोद वर्मा भूपेश बघेल के करीब है, ये उनकी उसमें अच्छा, शिकायत ठीक था। और है। उसमें ये लिखा था कि ऑलरेडी एक शिकायत दर्ज हो गई है और उसमें विनोद वर्मा अरेस्ट हो चुके हैं। तो अगर ये उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी एक एफआईआर हो गई है, तो उसी घटना पर जो दूसरी एफआईआर हुई है, एक तो ये गलत है कि अब ऑलरेडी उसको सिविल लाइन थाने को उसको वापस वहाँ भेज देना जीरो में काम करके, ऑलरेडी अब एक इसी घटना में हो गई है एफआईआर। अब सीबीआई आता है, उस बीच जब उनसे संजय सिंह साहब प्रकाश बजाज से बोलते हैं कि आपकी लैंडलाइन नंबर दीजिए, क्या है लैंडलाइन नंबर जिसमें फ़ोन आ रहे हैं, हमको जांच करना है। तो वो बोलते हैं कि मेरे यहाँ लैंडलाइन नंबर नहीं है, जबकि उनके आवेदन में यही कि फोन आ रहा था। हाँ। अब जब 12वें महीने में जब सीबीआई आ जाती है, उसको जब उनका बयान देते हैं कौन, प्रकाश बजाज जी, उसमें लिखते हैं कि मैंने जो वहाँ पे एफआईआर जो लिखित शिकायत की थी वो गलत है। वास्तविकता ये है कि उस दिन मेरे को कोई फ़ोन नहीं आया था, एक व्यक्ति आया था नीली जीन्स और क्रीम कलर की शर्ट पहन के, और वो मुझे एक लिफाफा देता है और चला जाता है। लिफाफे में लिखा रहता है कि तुम्हारे आकाओं की सीढ़ी यहाँ बन रही सुपर टोन में और तुमको करना है। तो उस लिफाफे को मैंने फाड़ के फेंक दिया और उसको नाली में डाल दिया, इसलिए वो लिफाफा भी नहीं दे पाऊंगा मैं, और उस अच्छा। आदमी का मैं चेहरा भी मुझे याद नहीं है, तो स्केच भी नहीं बनवा पाऊंगा। ये जब हो जाता है तो फिर उसके बाद सीबीआई अपने उसमें जांच करती है। सीबीआई को पता चलता है कि वो जो सीडी जो बनी है वो कैलाश मुरारका जी के जब अरेस्ट उसमें बयान होता है, उसके बाद एक मानस साहू नामक व्यक्ति, उससे दो लोगों ने, विजय पंड्या और रिंकू खनूजा, इन्होंने सीडी अगस्त में बनवाई थी। और सीबीआई के बयान में ये आया है कि जो सबके बयान लिए हैं उसमें मानस साहू ने ये बोला कि मेरे पास सीडी बनाने के लिए आया था विजय पंड्या और उसके एवज में मुझे 1 लाख रुपए दिया है, और बोला कि ये जो सीडी आप ये जो वीडियो जो है ला के दिया था, वीडियो उसको मॉर्फ करना है, फोटो भी दिया था। तो ये जो सीडी जिसको बताया जा रहा है उसकी जो रिकॉर्डिंग है पेन ड्राइव में, उसको दे दिया गया था। और फिर एक सीडी आई, उसमें सीबीआई की डायरी में ये आता है कि उसको लवली खनूजा के बयान में आता है कि उसको 75 लाख रुपए में सीडी को विजय पंड्या और रिंकू ने कैलाश मुरारका जी को बेच दिया। और जब ये, तो बनाने वाला कौन हो गया? वो साहू। अब जो आप सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सीबीआई ने जब चार्जशीट पेश करती है और चार्जशीट पेश नहीं कर पाने की वजह से अपना विनोद वर्मा जी की जमानत हो जाती है, डिफॉल्ट बेल। अब जब नहीं, इस पूरे सीन में भूपेश बघेल कहाँ से आया? मैं वही बता रहा हूँ मैं कि उनका ये आया एलिगेशन, सीबीआई ने लगाया, सीबीआई ने इनको अरेस्ट नहीं किया। देखिए, सीबीआई ने ना तो कैलाश मुरारका को अरेस्ट किया, ना विजय पंड्या को अरेस्ट किया, ना रिंकू खनूजा को अरेस्ट किया, ना भूपेश बघेल जी को अरेस्ट किया। उसमें यह आया कि जो भूपेश बघेल जी के जो खिलाफ जो चार्ज आए थे, उसमें यह आया था कि 27 तारीख को उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने सीडी को उनके आदमियों ने बांटा था और कुछ पत्रकारों को दी गई थी सीडी। वो सीडी जो है मॉर्फ सीडी है, वही सीडी है जो विनोद वर्मा के यहाँ से बरामद हुई है। अब उसमें जब चार्जशीट पेश होती है तो जो 384 जिस पे विनोद वर्मा 2 महीने अंदर थे, 384, 506, वो धाराएं हट जाती हैं अपने आप। उसमें सीबीआई उनको डिस्चार्ज कर दी उस धाराओं में। अच्छा। सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है वो 469, 471 और 120B IPC प्लस 67A IT एक्ट। इसमें से भूपेश किस धारा में आ रहे थे? भूपेश बघेल जी, देखिए, जो सीबीआई का केस था, जो आर्गुमेंट भी हुआ था, बनाने में, सीडी बनाने में सिर्फ 3 लोग थे। मानस साहू जो गवाह है, उसको मुलजिम नहीं बनाया गया, विजय पंड्या और रिंकू खनूजा। रिंकू वही जिसने आत्महत्या कर ली। ठीक, तो रिंकू खनूजा की आत्महत्या हो गई। अब बनाने वाला जो अगस्त में बन चुकी है, विनोद वर्मा जी जो आए हैं वो 24 अक्टूबर 2017 को पिक्चर में आया इस कहानी के, इस मतलब जो सर्कमस्टांसेस जो दिख रहे हैं। और
जो आपके भूपेश बघेल जी जो आए हैं, बनाया गया है कि ये 25 तारीख को बताया गया कि भूपेश बघेल जी वहाँ थे दिल्ली में और विनोद वर्मा जी और कैलाश मुरारका से मिले थे। 26 तारीख को सीडी लेके वो यहाँ आ गए। ये प्रकरण बनाया गया विजय भाटिया और विजय भाटिया सीडी लेके आए, उनके साथ ये भी आ गए भूपेश बघेल जी, यहाँ बांट दी। यहाँ बांटे 27 को, ये उनका है। तो धारा अब कौन सी लगेगी इसमें? इसमें जो धारा लगी सिर्फ 67 AIT, जो पुलिस अगर कोई अगर किसी को प्रसार करे, कुछ उसका उसको किसी को दे या किसी को मोबाइल में दे, जो ट्रांसमिशन जो होता है किसी को देना होता है, वो 67A में आता है IT एक्ट में बस। ओके। 469 471 होता है कि किसी के छवि धूमिल करने को फोर्जरी करके कोई उसके एक आप कोई डॉक्यूमेंट बनाए, कुछ करें, जिसमें विनोद वर्मा अभियुक्त था। नहीं विनोद का बनाया तो वो है फिलहाल बना। हाँ। तो 469 471 सिर्फ किसके ऊपर आएगा? ये जानते हुए कि सीडी फोर्ज बनी हुई है, ये कौन जानता है? जिसने बनाया या जिसने बनवाया। तो ये बना है कब और वो बिक कब गई है? अगस्त में। और उसको अगस्त में एक अरुण बिसेन साहब है, अरुण बिसेन, उनको अगस्त में वो सीडी जो है पहली बार दिखा भी दी गई है। ये आ रहा है उनके मानस साहू के बयान में आ रहा है। तो अभी जो आप बता रहे हैं, जो अपने हमारी बात चल रही है कि जो भूपेश बघेल जी को जो अलग क्यों किया गया, जितने भी साक्ष्य आए, जो आर्गुमेंट बचाव पक्ष ने वहाँ रखा कि जो उनके भूपेश बघेल के वकील ने, क्योंकि मैं विजय भाटिया जी का वकील हूँ, मैं भूपेश बघेल जी के वकील ने आर्गुमेंट रखा, वो आपको मैं रख रहा हूँ। उनका पूरा बहस ये थी कि साहब जितने भी विटनेस आए हैं, ये किसी ने नहीं बोला कि भूपेश बघेल जी ने हमको सीडी दी। जितने भी पत्रकार हैं सब ने बोला एक व्यक्ति ने दी, उनको हम नहीं पहचानते, उनके एक कार्यकर्ता दी, उनको नहीं पहचानते। किसी भी पत्रकार ने सीडी को जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने ये कहा कि मेरी डिक्की में रखी हुई थी, कहाँ गई मुझे पता नहीं, गुम गई वो। तो वो जो सीडी जो बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल जी के यहाँ बटी है, उसको वो जब्त ही नहीं हुई है। ओके। तो और ये कहीं से डायरेक्ट एविडेंस नहीं आया कि भूपेश बघेल जी के फला फॉलोवर ने हमको सीडी दी है। एक विकास तिवारी जी का उसमें स्टेटमेंट है कि उनसे पूछा आपको कहाँ से मिली सीडी, तो बोले किसी एक आदमी था उसने मुझे दिया तो मैं भी ले लिया, सब ले रहे थे। बोले मगर वहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता जो हो रही थी वो विनोद वर्मा को जो गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया उसके विरोध में प्रेस वार्ता हो रही थी वहाँ पे। और ये कार्यकर्ताओं ने बोला गया था कि विनोद वर्मा के यहाँ जो सीडी जब्त हुई है वो सीडी में क्या है पहले बिना देखे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इतने आनंद फानन में। तो पूरा प्री प्लान था कि 4 बजे शिकायत हो रही है और रात को अपने घर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो सीडी के अंदर क्या है, सीडी के अंदर क्या है, बिना देखे गिरफ्तार कर गया। तो सीडी हमारे पास भी है, हमको गिरफ्तार करो। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे सब ने सीडी अपने हाथ में रखे थे कि सीडी सिर्फ सीडी होना अपराध नहीं है, सीडी के अंदर क्या है वो अपराध है। ये चीज़ का बयान ये लगा है चार्जशीट में। और सीबीआई ने ये प्रमाण सीबीआई नहीं पेश कर पाई कि भूपेश बघेल ने ऐसी कोई सीडी बांटी जो मॉर्फ थी, हाँ, अश्लील थी, वो ना, ठीक। और ना ही किसी पत्रकार वार्ता में मौजूद पत्रकार साथी ने ऐसा कोई बयान दिया, ना ही कोई क्लिप पेश की गया है चार्जशीट के साथ कि साहब भूपेश बघेल जी ये सीडी बांटते हुए बयान दे रहे हैं, ये ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये ऐसा उनका वहाँ पे समाचार में छपा है या समाचार में कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला है। कोई भी क्लिप, इतने अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे वहाँ पे, कोई एक ऐसी क्लिप अभियोग पत्र में नहीं लगी हुई है कि जो उनका इंटरव्यू हो या वहाँ पे प्रेस का वार्ता में कुछ बोलते हुए दिखे हों। ये चीज़ का अभाव था, पूरे अभाव है, और इसी का लाभ मिला है। ठीक है, जरा कानूनी अदालती पहलू समझा दीजिए। जब चार्ज लगा जी और चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ तो क्या अभियोजन का पक्ष अपील कर सकता है? बिल्कुल, अभियोजन का पक्ष अपील कर सकता है। जिनको डिस्चार्ज नहीं किया गया वो भी अपील का, उसका रिवीजन होता है, अपील नहीं होती, इसमें रिवीजन होता है इसका। चार्ज के अगर चार्ज डिस्चार्ज हुए हैं तो खिलाफ वाला जा सकता है, और जिनको लग रहा है कि हमको हमारा चार्ज नहीं बनता और गलत लगा है वो भी इसका रिवीजन कर सकते हैं अपीली कोर्ट में, रिवीजन कोर्ट में। जो शेष जो आरोपी सीबीआई ने बनाए, विनोद वर्मा, विजय भाटिया और कोई विजय पंड्या, इन तीनों पे कैलाश मुरारका, इन चारों पे एक चार्ज फ्रेम हो गया।
चार्ज एक अदालत ने ये बोला अपने आदेश में, इनके ऊपर अभियोग पर चार्ज बनता है, चार्ज लगा नहीं है अभी, बनता है बनता है ये बोल दिया। यानी वो 467 469, 471, 120B और 67A IT एक्ट। अच्छा, तो अब ये 4 तारीख को स्पष्ट और 4 तारीख को जब नहीं, अब बहस नहीं, अब जो होना तो हो गया है। 4 तारीख को कोर्ट जो है वो चार्ज लगाएगी और उसमें उनको बोलेंगे हम अस्वीकार, फिर वो चार्ज लगने के बाद साक्ष्य के लिए लग जाएगा। 100 इसमें विटनेसेस हैं। कितने? 100 गवाह हैं। एक बात बताइए मेरे को, जब भूपेश बघेल पे सिर्फ एक 67 IT एक्ट का मामला था, तो भला उनको जेल जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि अगर मेरी कानूनी जानकारी गलत नहीं है तो इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती कि वो जेल जाते। अब उस वक्त परिस्थिति क्या थी, क्यों जेल उनका जाना, उन्होंने जो है कि बेल एप्लीकेशन ही नहीं लगाया था, बाकी लोगों ने बेल एप्लीकेशन लगा दिया था तो उनकी बेल हो गई थी। अगर बेल एप्लीकेशन कोई नहीं लगाता है तो कोर्ट का एक ही होता है कि उसको, क्योंकि ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 67A जो है ये जमानती अपराध नहीं है। अच्छा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में उस वक्त ये कानून आया था, उस वक्त ये कई न्याय दृष्टांत आए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, कि अगर कोई भी जांच एजेंसी नॉन बेलेबल धारा में बिना अरेस्ट किए चार्जशीट पेश कर देती है तो उसको कोर्ट को, भले नॉन बेलेबल धारा हो, उसको कोर्ट को जमानत देना पड़ेगा। ओके, ये उस वक्त तय करना। लेकिन भूपेश बघेल जी ने एप्लीकेशन नहीं गया तो एक ही तरह था, उनको जेल भेजा जाए जुडिशियल कस्टडी में। कोर्ट ने उस वक्त ऐसा किया था। तो एप्लीकेशन ना लगाना ये हर व्यक्ति के अपने उसमें अधिकार में होता है। एप्लीकेशन लगाएंगे तो बेल मिल जाती, कानून ये बोलता, तो बाकी लोगों को मिली थी बेल। इन्होंने कुछ अपना उस वक्त समझा होगा या कुछ बताने के लिए कि एक सत्याग्रह जैसा होगा कि साहब में कोई गलत तरह का फंसाया जा रहा है, तो आपकी मंशा, अगर मुझे जेल भेजने में आपको खुशी हो रही है तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। वो पॉलिटिकल थोड़ा मसाला वो जैसा होगा, वो जो उनकी सोच होगी। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया, जानकारी दी। तो कुल जमा कहानी ये है कि एक 2018 का समय था, विधानसभा चुनाव सामने थे, संघर्ष चल रहा था सत्ता को हासिल करने का और सत्ता को बनाए रखने का। भूपेश बघेल उस दौर में PCC चीफ थे। एक CD अचानक चर्चाओं में आई। बताया गया कि एक प्रभावशाली मंत्री की अश्लील CD है। वो मंत्री कोई और नहीं, राजेश मूणत के रूप में प्रचारित की गई कि वो राजेश मूणत हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से इस बारे में हवा चली, उतनी ही तेज़ी से ये भी स्थापित हो गया कि मॉर्फ CD है, CD में राजेश मूणत नहीं है। इसको लेकर जितनी भी विवेचना चली और जितनी भी सियासत चली, उस सियासत ने भूपेश बघेल और विनोद वर्मा और उनके अतिरिक्त और जो उनके साथी थे उनको प्रश्नांकित कर दिया। CBI ने जब मामला कोर्ट में जाने की स्थिति आई तो CBI चली गई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और उसने कहा कि जो अभियुक्त हैं वो अब बहुत प्रभावशाली पदों पे है, इसलिए इसकी सुनवाई यहाँ नहीं हो सकती, इसकी सुनवाई किसी अन्य राज्य के अदालत में हो। और ये मामला 5 साल तक तारीख पे तारीख चलता रहा और अंततः यहाँ पे सरकार बदल गई और फिर से CBI का वो मामला आ गया इसी छत्तीसगढ़ के रायपुर कोर्ट में। चार्ज के लिए बहस शुरू हुई और पहले ही बहस के दौरान कोर्ट ने पा लिया कि भूपेश बघेल जो 67 का जो मामला IT एक्ट का है उसके आरोपी नहीं बनते हैं। शेष जो 3 अन्य स्वनामधन्य हैं, विनोद वर्मा, विजय पांड्या और विजय भाटिया, इन पे चार्ज लग चुका है। अब ये जो पूरा पेच है CD का, जो आपको फैजल समझा रहे थे, बता रहे थे, जो चर्चा में आ रहा था, वो थोड़ा पेचीदा है। तो उसके लिए एक अलग से विस्तारित समय लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ वो बड़ा ही दिलचस्प है और हर बिंदु पे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन विषय सिर्फ इतना था कि आखिर भूपेश बघेल बरी कैसे हो गए, क्योंकि सियासत तो इसी पे टिकी हुई थी कि भूपेश बघेल जी जेल जा सकते हैं, सज़ा हो सकती है। तो जैसे ही वो चार्ज लगने की स्थिति में एकपटल हो गए तो कई सवाल खड़े हो गए कि कोई दुर्भी संधि तो नहीं हो गई है सत्ता से, कोई अदृश्य समझौता तो नहीं हो गया है दिल्ली से। तो इन चीज़ों को ही समझने के लिए मैं आया था फैज़ल के पास। फैज़ल उस जो एडवोकेट्स की टीम है जो इस केस को देख रही है बचाव पक्ष की तरफ से, उसमें से एक हैं भूपेश बघेल जी के। जैसा कि उन्होंने बताया वकील साहब कोई और थे, लेकिन चूंकि टीम एक ही है तो मुकम्मल जानकारी आपके लिए हाजिर करने में यहाँ पे आया था।
मुझे उम्मीद है कि जितनी जानकारी आपको मिली है वो पर्याप्त है। सारांश बस इतना है कि भूपेश बघेल के खिलाफ ये बस एलिगेशन था कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जब विनोद वर्मा की दिल्ली में गिरफ्तारी हो गई, और उसको बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि एक सीडी रखना कोई अपराध नहीं होता, सीडी तो यहाँ पे सबके पास है। कथित रूप से भूपेश बघेल ने वही अश्लील सीडी बांटी पत्रकार वार्ता में, और जैसा कि फैसल बता रहे थे, सीबीआई ने एलिगेशन तो लगाया पर एलिगेशन के साथ कोई तथ्य नहीं दिया, ना तो वो सीडी मिली। और यूं भी जैसा कि फैसल बता रहे थे, अगर आपके पास मेरे पास कोई सीडी है तो वो अपराध नहीं है। मसला ये है कि सीडी के अंतर्निहित तत्व में क्या कोई अश्लीलता थी, जिसको बांटा गया, यदि वो बांटा जाता, प्रचारित किया जाता तो वो अपराध के दायरे में आ जाता। और पत्रकारों से जो बयान हुए, किसी भी पत्रकार ने भूपेश बघेल के संदर्भ में ये नहीं बताया कि कोई सीडी भूपेश बघेल ने दी, ना तो वो सीडी मिली जो कथित रूप से वहाँ बांटी गई। तो जाहिर सी बात है, जो आरोप है वो सिर्फ आरोप रह गया, कोई तथ्य सीबीआई दी नहीं तो एक्यूटल तो होना ही था। सियासत है, अब इसमें आप तलाश सकते हैं कि कहीं कोई दुर्भी संधि है क्या, कहीं कोई दिल्ली से मित्रवत रिश्ते का कोई झलक है क्या, कुछ भी। सियासत अप्रत्याशित घटनाओं का, और राजनीति में ये बात बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए कि ये तो असंभव था। राजनीति में असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी संभव है। लेकिन जहाँ तक कोर्ट का मसला है, जहाँ तक इस केस का मसला है, तो ये मुकम्मल जान लीजिए कि सीबीआई यानी विवेचना एजेंसी आरोप लगाकर रह गई, कोई तथ्य खोज नहीं पाई। भूपेश बघेल मुस्कुराते हुए कोर्ट से निकल गए हैं। शेष जो अभियुक्त हैं वो प्रकरण को झेलेंगे, लड़ेंगे, उनके वकील साहबान लड़ेंगे। आने वाले समय में किसी दिन जरूर मैं इस पूरे मामले को लेकर फिर से हाजिर होऊंगा और बताऊंगा कि आखिर इस सीडी का किस्सा क्या है, और इस सीडी के किस्से में जो पुलिस की विवेचना है वो कितनी गोल 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 घूमी हुई है। तब शायद हम इस पर भी बात करेंगे कि वो रिंकू खनूजा जिसकी खुदकुशी में मौत हुई थी, उस मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, आखिरकार उस केस का हुआ क्या। मगर फिलहाल भूपेश बघेल का विषय था, वही जानने, वही समझने और आपके सामने उसको लाने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी आती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए